हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रसिया यूक्रेन वार के बीच अब चीन भी शुरू करने जा रहा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, कहा हर हाल में इस देश को बनाएंगे अपना। जी हाँ, ताइवान को लेकर सबसे बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, जहां पर रूस जैसे यूक्रेन पर हावी हो रहा है दोस्तों, अपने आप को भी चाइना रूस समझ करके ताइवान को हासिल करने की कोशिश में अब लग गया है दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे चाइना ने और क्या क्या कहा है ताइवान को लेकर। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर थल सेना प्रमुख ने बड़ी चेतावनी दे दी है दोस्तों, अपने पड़ोसी देशों को कह दिया है हर संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना और तैयार है हमारी सेना। आंख उठाने की कोशिश की तो हाल और अंजाम बुरा होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहाँ राफेल विमान को लेकर भारत से एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर रूस यूक्रेन मसले पर अभी की लेटेस्ट और लाइव अपडेट क्या है दोस्तों। आपातकाल से लेकर हर एक नागरिक उठा रहा है हथियार, रूस से जंग पर यूक्रेन की बड़ी प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां यूक्रेन संकट के बीच रूस पहुंच चुके हैं इमरान खान। बताएंगे दोस्तों भारत की कीमत पर क्या पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे पुतिन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर हम आपको इससे जुड़ी बताने वाले हैं दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर खुद राकेश टिकैत ने बताई हैरान करने वाली वजह है, कहा बीजेपी जीत सकती है चुनाव। बताएंगे दोस्तों पूरी बात क्या है राकेश टिकैत की। इसी बीच बताएंगे जहां पर मुसलमानों के पिछड़ेपन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, और बताई इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो हम आपको भी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों हर तरह की अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ट्रेन से लेकर पेंशन स्कीम तक। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ रसिया यूक्रेन वार के बीच अब चाइना भी शुरू करने जा रहा युद्ध। कहा हर हाल में इस देश को बनाएंगे अपना। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई और रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों पर अपना कब्जा जमाकर उन्हें आजाद मुल्क घोषित कर दिया है। ऐसे में चीन को भी ताइवान को अपना क्षेत्र बनाने की लालसा जग उठी है दोस्तों। ड्रैगन कुछ समय से लगातार ताइवान के क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। रूस के बाद अब ड्रैगन को भी ताइवान को हड़पने की लालसा और बढ़ गई है। दरअसल ताइवान में यूक्रेन जैसी स्थिति बताए जाने पर चीन भड़क उठा है और कहा है कि ताइवान उसका अविभाज्य हिस्सा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये एक निर्विवाद ऐतिहासिक और कानूनी तथ्य है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन ने कहा है कि पूरी दुनिया वन चाइना पॉलिसी को मानती है। चीन के लोगों के पास राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प और क्षमता है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन की ये टिप्पणी एक सवाल के बाद आई है, जिसमें रूस के यूक्रेन के अलग राज्य नहीं होने के दावे की तुलना ताइवान पर बीजिंग के दावों से की गई है दोस्तों। हालांकि यूक्रेन की स्थिति पर चीन के रुख के बारे में पूछे जाने पर वेनबिन ने कहा है कि अंतर को बातचीत और बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। चीन ने यूक्रेन मसले को लेकर कहा है कि किसी भी देश की वैध सुरक्षा चिंताओं का सम्मान किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को संयुक्त रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ऐसे में दोस्तों गौरतलब हो कि चीन दशकों से अलग शासन के बाद भी ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में मानता है। चीन लगातार ताइवान को धमकियां दे रहा है और सैन्य रूप से भी कब्जा करने की धमकी दे रहा है। चीन का कहना है कि वो हर हाल में ताइवान को लेकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, आपकी क्या इस पर राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि रूस जैसे यूक्रेन में हालात पैदा कर रहा है दोस्तों। इसी बीच अब चाइना को पता है कि अमेरिका जो है उसका ध्यान अभी यूक्रेन में लगा हुआ है दोस्तों, और ऐसे में चाइना चाह रहा है कि यही वक्त है ताइवान को हासिल कर लिया जाए। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना का ये सपना ही रह जाएगा तो ताइवान को कभी नहीं पा सकता चाइना, ये बात कमेंट में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर थल सेना प्रमुख
ने कहा, सीमा पर शांति हमारी प्रतिबद्धता, लेकिन हर संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना और तैयार है हमारी सेना। जी हां दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी ने बुधवार को कहा है कि भारतीय सेना देश की सीमाओं पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना तथा तैयार है। उन्होंने आज लड़े जाने वाले युद्धों के तरीके में आए बदलावों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता बढ़ाई है। सेना प्रमुख 4 पैराशूट बटालियनों को यहाँ प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित करने के बाद बोल रहे थे। इसे सेना में निशान सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। जनरल नरवणे जी ने कहा कि भारतीय सेना आज चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भली भांति परिचित हैं। सेना सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि हम किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना तथा तैयार है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां 3 राफेल विमान पहुंचा भारत, 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पूरी खेप हुई पूरी। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने बुधवार को 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के साथ देश को 36 कुल राफेल लड़ाकू विमानों की पूरी खेप पहुंचा दी है। दोस्तों, भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ऑफसेट दायित्व अनुबंध का हिस्सा थे। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन राफेल जेट का निर्माता है, जबकि MBDA विमान के लिए मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है। जी हां दोस्तों, 5 राफेल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। भारत और फ्रांस ने 2016 में अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत पेरिस नई दिल्ली को 36 लड़ाकू राफेल जेट प्रदान करने पर सहमत हुआ था। दोस्तों, दोनों देशों ने 59,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में दोस्तों, इस अंतिम खेप के लिए और पूरे खेप को कंप्लीट करने के लिए फ्रांस को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा आप लोग, और अपनी वायुसेना को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां 1 महीने का रहेगा आपातकाल और हर नागरिक उठाएगा हथियार। जी हां दोस्तों, रूस से जंग पर यूक्रेन की बड़ी प्लानिंग। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक रोज पहले रूसी संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश के बाहर सैन्य ताकतों का प्रयोग में लाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में बुधवार की रोज यूक्रेन की संसद ने एक कानून के लिए वोटिंग की, जिसमें यूक्रेन के हर नागरिक के पास आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की परमिशन होगी। यूक्रेन रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्रों के अलावा 30 दिवसीय आपातकाल लगाने की योजना बना रहा है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रूस के सख्त तेवरों को देखते हुए दुनिया 2 खेमों में बट गई है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे दिग्गज देश रूस पर कई पाबंदियां लगा चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस के रुख पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मंचों पर कह चुके हैं कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से वो नाराज हैं। तो उधर यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की संसद हर नागरिक के पास आत्मरक्षा के हथियार रखने का कानून पास कर चुकी है। इसके अलावा यूक्रेन अपने अलगाववादी इलाकों डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्रों के अलावा पूरे देश में 30 दिनों का आपातकाल लगाने की योजना बना रहा है। यानी कि दोस्तों, स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। दोस्तों, अगर एक ने भी युद्ध शुरू कर दी, दोस्तों किसी एक ने भी फायरिंग कर दी, तो दोस्तों ये युद्ध कहां जाकर खत्म होगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इस युद्ध में कौन कौन पिसेगा दोस्तों, इसको भी कोई नहीं बता सकता। आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, आपकी इस पर क्या निजी राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इस युद्ध को बातचीत से सुलझा लेना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, या युद्ध होना ही ठीक रहेगा? क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर तनाव के बीच रूस का भी बड़ा एक्शन, यूक्रेन से सभी राजनयिकों की वापसी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच अब यूक्रेन में मौजूद सभी रूसी राजनयिकों को वापस लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। बताया ये जा रहा
है कि जल्द ही सभी का रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। रूस के इस फैसले ने एक बार फिर अटकलों को तेज कर दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से लश्कर के 2 आतंकी हुए गिरफ्तार। बड़ी साजिश को देना चाहते थे अंजाम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर ए तैयबा का 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में शोपियां जिले में लश्कर के 2 आतंकियों को पकड़ा है। इन आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल, 1 मैगजीन और 24 राउंड AK गोला बारूद बरामद किया गया है। आपको बता दें 2 दिन पहले भी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लश्कर ए तैयबा का एक संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर आखिर यूक्रेन संकट के बीच रूस पहुंच ही गए इमरान खान। भारत की कीमत पर क्या पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे पुतिन? हम आपको बताते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर रूस पहुंच चुके हैं। पिछले 23 साल में ये पहली बार और पहला मौका है दोस्तों जब पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया है। यूक्रेन संकट के बीच इमरान खान के इस रूसी दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है दोस्तों। कूटनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने को है तैयार। सवाल दोस्तों ये भी उठ रहा है कि इस तनावपूर्ण माहौल में इमरान खान की रूस यात्रा से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा। इमरान खान ने तो सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी पाकिस्तान दौरे के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन रूस नहीं चाहता है कि पुतिन बिना किसी बड़ी डील के पाकिस्तान जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हमेशा की तरह इमरान खान के रूस के दौरे के व्यापारिक और आर्थिक एजेंडे हैं। इसके बावजूद कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इमरान खान रूस जाकर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था, लेकिन अब वो पाला बदलकर रूस के करीब जा रहा है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से तनाव के कारण पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब रूस की तरफ देख रहा है। रूस को भी अपने गैस और तेल के लिए नए व्यापारिक साझेदार की जरूरत है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए दोस्त बनना चाहते हैं। दोस्तों अब देखना ये होगा कि पुतिन कितना अहमियत देते हैं इमरान खान को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कितने भाई बहन मानते हैं कि भारत के खिलाफ पुतिन को जरूर इमरान खान भड़काएगा? कौन कौन इस बात को मानता है दोस्तों और सहमत है, वो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ये बात बताना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि सबको पता चले ये बात और सब कमेंट में हमको बताएं। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन की बड़ी तैयारी, 18 से 60 साल की उम्र के लोगों की सेना में भर्ती का आदेश। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की देश ना छोड़ने की अपील। जी हां दोस्तों, देश की सीमाओं पर मंडराते युद्ध के खतरे से निपटने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 18 से 60 साल के लोगों से सेना में रिजर्व सैनिक बतौर भर्ती होने का आह्वान किया है। उन्होंने इस आयु वर्ग के देशवासियों को कम से कम 1 साल की विशेष सेवाओं के लिए भर्ती होने को कहा है। हालांकि उन्होंने यूक्रेन की सेना को फिलहाल युद्ध के लिए तैनात करने से इनकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन पर रूस का पूर्ण हमला 24 घंटे में। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन का ये बहुत बड़ा दावा, साथ में पाबंदियों का भी किया इन्होंने ऐलान। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर पूर्ण हमला बोल देगा। इसके साथ ही उन्होंने रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ओर से कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। बुधवार को पीएम मॉरिसन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले की प्रभावी शुरुआत हो चुकी है। ये अनुचित और अस्वीकार्य है। अब रूस पूरी तैयारी कर चुका है और अगले 24 घंटों में यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला बोल देगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा धमकियों के खिलाफ खड़ा होता है। वो सम्मान और समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ रूस के विरोध में एकजुट होगा। मॉरिसन ने यह बात रूस के अलावा डोनेट्स और लुहांस्क के नागरिकों पर अपने देश द्वारा पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत से अफगानिस्तान के लिए गेहूं परिवहन को पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दी अनुमति। 50,000 मैट्रिक टन गेहूं दवाएं पाकिस्तान के रास्ते हुए रवाना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने भारत से अफगानिस्तान जाने वाले 50,000 मैट्रिक टन गेहूं और दवाओं को अपनी सरजमी से होकर जाने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान विदेश
मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तानी ट्रकों का पहला जत्था तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करके अटारी वाघा सीमा पहुंचा है। ये जत्था भारतीय मदद को लोड करने के बाद बुधवार को अफगानिस्तान के लिए लौट रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये रवानगी मंगलवार को भारत द्वारा 25,000 मैट्रिक टन गेहूं सहायता ले जाने वाले 50 ट्रकों के पहले काफिले को हरी झंडी दिखाने के बाद हुई है। अगली खबर की बात करें, जहां पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध पर फ्रांस में जयशंकर की दो टूक, कहा दुनिया के सामने रखा उन्होंने अपना यानी भारत का नजरिया। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर दो टूक अंदाज में भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारी पूरी स्पष्टता के साथ बातचीत कर रहा है कि वो यथास्थिति में किसी भी बदलाव या क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा बदलने के किसी भी कोशिश के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटेन से एक और बड़ी खबर, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में शामिल होगी भारतीय वायुसेना, तेजस लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना जौहर। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में होने वाले बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास एक्स कोबरा वॉरियर 2022 में भारतीय वायुसेना हिस्सा ले रही है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन यूके के वेंडिंग्ड में 6 मार्च से 27 मार्च तक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने वायुसेनाओं को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या रूस के खिलाफ भारत आवाज उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स की इस बात को लेकर बहुत बड़ी राय है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बात यानी पानी सर से ऊपर गया तो रूस के खिलाफ भी भारत को उतरना पड़ सकता है। वो कौन सा ऐसा मूवमेंट होगा दोस्तों जब भारत रूस की खिलाफी कर सकता है, हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। सबसे पहले आपको बता दें, रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन के बहाने छिड़ी इस नई तनातनी में भारत पहले ही साफ कर चुका है दोस्तों कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर है। कल भी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने अपना यही संकल्प दोहराया था कि यूक्रेन में आम लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है और भारत की खास चिंता अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए है दोस्तों। लेकिन क्या भारत किसी भी स्थिति में रुख के खिलाफ खड़ा होगा? हम आपको बताते हैं दोस्तों, भारत ने अब तक यही रुख अपनाया है कि उसको विवाद में पड़ना ना पड़े। क्या ये तरीका सही है? इस पर MEA के पूर्व सचिव KC सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फिलहाल ये रुख सही है क्योंकि भारत रूस के साथ अपने संबंध सही रखना चाहता है, लेकिन इसमें भी एक लाइन ऐसी है जिसे रूस ने पार किया तो भारत को आवाज उठानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों, अगर नॉर्थ में बेलारूस की तरफ से रूसी सेना यूक्रेन में घुसने की कोशिश करती है तो भारत का शांत रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत UNSC का अस्थायी सदस्य है यानी कि टेम्पोरेरी सदस्य है दोस्तों, और भारत इसका स्थायी यानी परमानेंट सदस्य बनना चाहता है। लेकिन इस स्थिति में दूसरे देश भारत से सवाल पूछेंगे कि अगर आप गलत होने पर भी कुछ नहीं बोलते तो आपका UNSC में स्थायी सदस्य होने का क्या ही फायदा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में भारत को रूस का खिलाफी भी करना पड़ सकता है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस के खिलाफ अमेरिकी किला बना पोलैंड भेजे 32 अपाचे हेलीकॉप्टर F-35 फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पोलैंड में 9,000 सैनिकों को भेजने के बाद अब 32 अपाचे हेलीकॉप्टर, 8 अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट और 800 अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। उड़ता टैंक कहे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर जर्मनी और ग्रीस से भेजे गए हैं। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब अपनी जंगी जहाजों, हथियारों और सैनिकों को पूर्वी यूरोप की ओर ले जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी जीत सकती है चुनाव। जी हाँ, राकेश टिकैत ने बताई बड़ी ही हैरान करने वाली वजह है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने एक बार फिर किसानों के हक की लड़ाई जारी रखते हुए बड़ी ही चौंकाने वाली बात उनकी तरफ से कही गई है। दोस्तों आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी सरकार चुनाव जीत भी सकती है अगर पंचायत चुनाव की तरह चुनाव में गड़बड़ी करेगी तो। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर राकेश टिकैत ने यह बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। दोस्तों, राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया है कि मजबूत विपक्ष के लिए CM योगी आदित्यनाथ का भी चुनाव जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये
लंबी लड़ाई है जो आगे चलती रहेगी। ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आप लोग राकेश टिकैत को, जो किसानों को भड़काते रहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग, जवाब जरूर दीजिएगा। और आपके नजरिए में किसकी सरकार बनेगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों के पिछड़ेपन की ये सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को अमेठी में प्रचार करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री ने इन दलों की राजनीति का आधार जाति, पंथ और मजहब बताते हुए कहा कि इन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर वोट बैंक बनने की उनकी तमन्ना को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे इष्ट देव गो रक्षनाथ के परम आराधक जायसी की बात को काश आजादी के बाद भारत के प्रत्येक मुसलमान ने माना होता तो संभवतः वह न केवल संपन्न होता बल्कि किसी आरोप प्रत्यारोप से मुक्त भी रहता। उन्होंने कहा कि वोट बैंक बनने की मुसलमानों की तमन्ना उनकी प्रगति में बाधक रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इस सच्चाई को स्वीकारना होगा क्योंकि यही हम सबके विकास में बाधक रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अमेठी के तिलोई विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मंकेश्वर शरण सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में योगी जी की बात कितने भाई बहन मानते हैं कि बिल्कुल सही है, सत्य है? कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग भी। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर अखिलेश यादव पर पीएम नरेंद्र मोदी जी का बड़ा हमला, कहा गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं ली, लपक लिया चांदी का मुकुट। जी हाँ दोस्तों, चौथे चरण की वोटिंग के बीच कौशाम्बी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले कौशाम्बी में सपा के मंच पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा न लिए जाने पर पीएम मोदी ने कहा, मैं कल कौशाम्बी का एक वीडियो देख रहा था कि ये घोर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन परिवारवादियों को इन्हें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं? ये दलितों, पिछड़ों और गरीबों का अपमान है कि नहीं? उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का मन तो नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की धरती पर गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर 11 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होंगे बीजेपी और कांग्रेस के ये नेता। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोले तो एनसीपी की सुप्रिया सुले और बीजू जनता दल के अमर पटनायक सहित 11 सांसदों को इस साल का संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां नवाब मलिक 8 दिन तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। ट्वीट करके कहा, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार दोपहर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 8 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें दोस्तों, आरोपी मलिक को रिमांड के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी गई है ईडी के द्वारा और कोर्ट ने 8 दिन के लिए यानी 3 मार्च तक नवाब मलिक को ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी बीच आपको बता दें जहां पर असम में ब्लॉक यानी बिहार, यूपी और झारखंड की ट्रेनों पर भारी असर। कल ही से यानी 23 फरवरी से 28 तक के लिए 17 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। दोस्तों, असम के रंगिया मंडल में ब्लॉक और नॉन इंटर कॉलिंग काम के कारण यूपी, बिहार और झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनों पर भारी असर पड़ने वाला है। 23 फरवरी से 18 फरवरी के बीच पूर्व मध्य रेलवे की 17 ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में रद्द कर दिया गया है। एक ट्रेन को बीच रास्ते में ही टर्मिनेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं हमने स्क्रीन पर लिस्ट दे दी है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, बड़ी खबर थी, बड़ी जानकारी हमने आपको ट्रेन से जुड़ी दी है। दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन जिनका इन डेज में ट्रेनों में टिकट था वो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां रिद्धिमान साहा ने तोड़ी चुप्पी, एमएस धोनी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आगामी श्रीलंका सीरीज के लिए उनका चयन नहीं हुआ। यानी रिद्धिमान साहा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने पत्रकार द्वारा धमकी दिए जाने के बाद साहा काफी चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच रिद्धिमान साहा का एमएस धोनी पर दिया एक पुराना बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने अपने इस बयान में
भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और कप्तान MS धोनी पर निशाना साधा है। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। आपकी क्या राय है जो महेंद्र सिंह धोनी पर भी आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, जिनको पूरी दुनिया पसंद करती है? आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर सुझाव राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।